हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पासवर्ड। यहाँ पर हम करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस पसंद है इन टॉपिक्स की तो आप वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। साथियों नमस्कार। कई बार आपको ये लोग कहते हुए मिल जाएंगे पहाड़ों पे जाओ, घूमो, मन अच्छा रहेगा, वहाँ की हरियाली, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी। लेकिन थम जाइए, अगर आपने कहीं की ट्रिप प्लान भी की है तो थम जाइए। पहाड़ों पे जाना अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लीज़ डू ए फेवर एंड डोंट गो टू हिली एरियाज। पहाड़ों पे बिल्कुल मत जाइए। आपको एक ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये उत्तराखंड के टूरिज्म का ग्राफ है। साल 2014 से लेके 19 तक का है। समथिंग 2.9 लाख पीपल हर साल उत्तराखंड घूमने जाते थे जो कि आउटसाइडर हैं। और ये ग्राफ बढ़ते 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 ये हो गया 3.9 लाख पीपल जाने लगे। मतलब ये है कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट में लोगों का वहाँ जाना बढ़ गया है, जिसके आउटकम हमारे सामने है। अब तक पिछले 10 से 12 दिनों में आपने देख लिया होगा जोशीमठ। जी हाँ, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। जोशीमठ की क्या कंडीशन है, वहाँ पर किस तरह से जनजीवन एकदम से प्रभावित हो गया है, आज हम उसकी बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखे बिना हिली एरियाज में जाते हैं तो मैं समझूंगा आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। साथियों, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले हमें जोशीमठ के बारे में काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा। आइए चलते हैं, जानते हैं जोशीमठ के बारे में। जोशीमठ, जिसको ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं, चामोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। उसी का एक म्यूनिसिपल बोर्ड है, उसी सिटी का एक पार्ट है। ये समुद्र तल से इतने 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और जो वहाँ की बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय की ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं, वहाँ के जो पिलग्रिम सेंटर्स हैं जैसे बद्रीनाथ हो गए, वहाँ जाने के लिए यहाँ से सुगम रास्ते मिलते हैं। इसके साथ ही जो आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, उन्हीं में से एक जोशीमठ भी है। विंटर सीजन में भगवान बद्रीनाथ की जो प्रतिमा है, बद्रीनाथ से उठाकर यहाँ पर स्थापित की जाती है। तो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है इस स्थान का। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। साथियों, जो अभी डिस्कशन हमने किया उसका आप एक मैप में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है जोशीमठ। और यहाँ से आपको बद्रीनाथ की दूरी दिखाई दे रही होगी, कुछ खास दूरी पर नहीं है। और यहीं से सुगम रास्ते मिलते हैं वहाँ जाने के। और भी माउंटेन ट्रैकिंग वगैरह के लिए लोग यहाँ से जाते रहते हैं। तो काफ़ी जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है ये जोशीमठ, जो कि एक डेब्रिस यानी कि लैंडस्लाइड होने के बाद जो कूड़ा मलबा इकट्ठा होता है उस पर बना हुआ एक सिटी या सिटी का पार्ट कह सकते हो है। वहाँ पर अभी उस हिल एरिया की क्या करंट सिचुएशन है, तो 2021 में अक्टूबर में स्टार्टिंग में कुछ क्रैक अपीयर हुए कुछ घरों में, कुछ घरों की दीवारों में एक माइनर क्रैक हुए। तो अब माइनर क्रैक अगर घर की दीवारों में होते हैं तो स्टार्टिंग में लोग तो समझ नहीं पाते कि ये क्रैक किसी अन्य वजह से है या फिर हमारे ही घर के कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है। लोगों ने रिपोर्ट किया, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। जनवरी 16, जोशीमठ के 9 वार्ड हैं, उस म्यूनिसिपालिटी के जो 9 वार्ड हैं, 9 वार्डों में मिला के 700 से ज़्यादा घरों में मेजर या माइनर क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं फ्लोर पे हैं, कहीं दीवार पे हैं, कहीं छत पे हैं। तो रिस्पांस में 145 से ज़्यादा फैमिलीज़ को, जिनके घरों में सस्पेक्ट पाया गया कि ये घर सेफ़ नहीं है रहने के लिए, सेफर लोकेशन में मूव करा दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, लोगों को सेफली मूव करा लिया है, डेंजर जोन से बाहर निकाल लिया है। लेकिन लोग अभी भी कई चीज़ों को लेकर चिंतित हैं। गवर्नमेंट उनके एनिमल्स को तो नहीं निकाल सकती, उनको परमानेंट जॉब तो नहीं दे सकती जो उन्हें वहाँ पे मिल रही थी। उनको अगर रेजिडेंस दिया भी तो परमानेंट नहीं दिया। और जो उनका बर्थ लैंड से एसोसिएटेड एक लव होता है, प्यार होता है, एक लगाव होता है अपनी जन्मभूमि से, उस चीज़ को तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। लोग इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं। कई लोगों के ऐसे भी कंप्लेंट्स आए कि लोग अथॉरिटीज़ आ रही हैं, सर्वे कर रही हैं, जा रही हैं, प्रैक्टिकली कोई हेल्प नहीं कर रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ डरा देने वाली रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। वो रिपोर्ट्स ये हैं, देखो। 1.3 लैंडस्लाइड्स ऋषिकेश टू जोशीमठ रोड। ऋषिकेश से लेकर जोशीमठ तक की जो रोड है 247 किलोमीटर की, उसमें हर किलोमीटर पे 1.3 लैंडस्लाइड्स हैं। अगर इसको डिवाइड किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 1.3 तो ये आएगा 700 के आसपास। मीन्स एवरी 700 मीटर पर एक कटान मिलेगा आपको। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पार्ट्स ऑफ जोशीमठ हैव संक ओवर 2 फीट, 2 फीट से ज़्यादा धंस चुका है।
ये ग्राउंड सर्वे बता रहा है, इसको इसरो ने बताया इस रिपोर्ट को। क्या इस चीज़ को पहले किसी ने नोटिस नहीं किया? इतने टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या कभी इन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं गया? तो हम बात करेंगे मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, जो कि 1976 में, आज से ऑलमोस्ट 45 साल पहले पब्लिश की गई थी। इसका पर्पज़ ही यही था कि इन हिली एरियाज़ में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसको तरह से रेगुलेट करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानकारी हो। ये 18 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जोशीमठ कुड सिंक, जोशीमठ सिंक हो सकता है, सिकुड़ सकता है, दब सकता है, धंस सकता है, अगर इनमें डेवलपमेंट जो है अनअबेटेड डेवलपमेंट होता रहा, बिना शर्त का डेवलपमेंट होता रहा। और ये रिकमेंड किया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनमें अथॉरिटीज़ प्रॉपरली इन्वॉल्व होनी चाहिए। उन्होंने इसका रीज़न ये बताया कि ये जो है सैंड एंड स्टोन यानी मलबे का एक डिपॉजिट है जोशीमठ। ये किसी मेन चट्टान में रॉक से नहीं बना है जिसमें कि एक बड़ा सा एक आप टाउन बसा दो, क्योंकि मलबे के बीच में जो कैविटी होती है उस पर तो कोई प्रेशर नहीं मिल रहा है। इन्होंने ये कहा कि अगर वाइब्रेशन होंगे फ्यूचर में तो इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा और ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये भी एक है, एक तो मलबे पे बसा है, उसके बाद ड्रेनेज फैसिलिटी वहाँ है नहीं सही से। लोगों ने सोक पिट बना रखे हैं, सोख्ता जिसको बोलते हैं आम भाषा में, सोख्ते बना रखे हैं अपने सीवर के लिए। अब जो सीवेज की प्रॉब्लम है वहाँ पे, वाटर सीपेज, जो सॉइल एरोजन हो रहा है उसकी वजह से तो चीज़ें धंसती चली जा रही हैं। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने जो चीज़ें बताई उन पर अमल किया कहाँ गया? इतनी सरकारें आईं, इतनी सरकारें गईं, केंद्र में भी आईं, राज्य में भी आईं, MP MLAs वहाँ के, किसी को मतलब नहीं था, बिल्कुल मतलब नहीं था किसी को। तो स्टडी जो अभी फिर से रिसेंट स्टडी हो रही है वो क्या क्लेम कर रही है कि क्राइसिस जो हो रही है उसके कारण क्या थे? कारण ये थे कि जो तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट बनाया जा रहा है वहाँ पर 520 मेगावाट इससे बिजली मिलने वाली है, उसकी वजह से वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। कि वहाँ के लोकल्स ये बताते हैं कि वहाँ पे जब प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो एक लंबी टनल खोदी गई थी। उस लंबी टनल को निकालने के लिए वहाँ से एक वाटर पॉकेट मिला उस पहाड़ के नीचे, और उस वाटर पॉकेट को 15-16 दिन तक लगातार खाली किया गया। इतना पानी निकाला गया, इतना पानी निकाला गया कि पूरे एक राज्य के लोग 1 साल तक उस पानी को यूज कर सकते थे, इतना पानी वहाँ से निकाला गया। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर से इतना पानी निकालने के बाद जो कैविटी बनी होगी वहाँ पे, तो होना ही है भाई साहब। दूसरा रीज़न ये स्टडी बताती है कि टाउन सीज फुटफॉल, जो कि हमने आपको ग्राफ में दिखाया, पहले लोगों का आवागमन यहाँ पे कम होता था, आज की डेट में लाखों लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। फुटफॉल का मीनिंग क्या है? जो उस ज़मीन पर वेट लगने वाला है वो भी बढ़ गया, साथ ही साथ उसकी वजह से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई, रेस्टोरेंट बढ़ गए, होटल्स बढ़ गए, उसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी बढ़ गए, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए नई नई चीज़ें लग रही हैं, पावर सप्लाई ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ये चीज़ लोगों की जेब में पैसा तो डाल रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट आप समझ रहे हैं। लोगों की पॉकेट्स में पैसा गया और उसके बाद उनके घर तबाह हो गए। चलिए आगे देखते हैं। टाउन हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन डेब्रिस ऑफ लैंडस्लाइड, जो कि पहले ही बताया गया है, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने बताया। और उसके बाद भी ये सीज़मिक जोन 5 में है, ये भूकंप की तीव्रता का एक जोन है। लोकल्स का क्या कहना है, वहाँ के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये मानना है कि इस त्रासदी के जिम्मेदार कोई और नहीं, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जो कि वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रहा है, उसकी वजह से टनल खोद रहा है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। लोगों का ये कहना है कि जोशीमठ के नीचे से एक लंबी सुरंग निकली हुई है, 1 किलोमीटर गहराई पे लंबी सुरंग निकली हुई है, उसकी जो कैविटी है, वो जो पानी निकाला उसकी कैविटी, उसकी वजह से धंसना तय है इसका। लेकिन NTPC इस क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि 11 किलोमीटर दूर पे है, जोशीमठ की लोकेशन से 11 किलोमीटर दूर पे उनका प्रोजेक्ट चल रहा है। वहीं पर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, यानी कि CM पुष्कर धामी जी ने भी इस चीज़ को बोला है। अभी आज की जो वहाँ पे कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से उनको बयान यही देना पड़ेगा कि हाँ, वो उसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। NTPC का क्या रोल है इस त्रासदी के पीछे, उसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये आप ध्यान से देखिए, ये भी कह दिया कि धामी काल सिट ए नेचुरल डिसास्टर। उन्होंने बोला इसके पीछे नेचर जिम्मेदार है, कोई भी कंपनी, NTPC जैसी कोई भी कंपनी जिम्मेदार नहीं है।
गवर्नमेंट का तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई भी ऐसी त्रासदी होती है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है, जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट की जा रही हैं, तो उन्होंने एक सर्वे की टीम बनाई। वो जाकर सर्वे कर रहे हैं जगहों में, और जो भी ज़्यादा डेंजरस जोन में पाए जाते हैं लोग, उनको सेफली इवैक्यूएट करके उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है कुछ दिन के लिए, टेम्पररी। और जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जोशीमठ में और उसके आसपास के एरियाज़ में, बिल्कुल एकदम से स्टॉप कर दी गई हैं। स्टेट कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और अप्रूव किया गया 45 लाख का फंड, जो रिलीफ फंड है। लोगों को अभी लोगों के हाथ में तुरंत पैसा पहुंचना चाहिए, ताकि लोग अपनी लिवलीहुड जो छोड़ के बैठे हैं वो कम से कम कुछ अपने पेट के लिए चीज़ें मैनेज कर सकें। साथ ही साथ एक जो प्रपोजल उनके लिए रखा गया था कि पिछले के नवंबर से अगले 6 महीने तक बिजली और पानी का बिल माफ़ कर दिया जाए, उस चीज़ के लिए भी वो प्रपोजल क्लियर कर दिया है। और जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जिन फैमिलीज़ को ये त्रासदी झेलनी पड़ रही है, कुछ हैं जो अभी सेफ़ हैं, तो उनमें जो है उनके दो दो लोगों को लिवलीहुड के लिए एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा में उस घर के 2 मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि अभी हमने आपको लास्ट पेपर की एक कटिंग दिखाई जिसमें कि इसरो ने एक रिपोर्ट दी थी कि जोशीमठ 2 फीट से ज़्यादा धंस चुका है। तो इसरो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, जिससे लोगों को सही पता चला, लोग सही समय पर सावधान हो सकें, अपनी व्यवस्थाएं कर सकें, कम से कम जान से तो हाथ ना गंवाएं। मैं इस चीज़ के लिए इसरो को अपलॉड करना चाहूँगा। लेकिन वहीं जो एनडीएमए है, नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने गैग ऑर्डर होता है जस्ट मुंह पे कपड़ा रख के मुंह बंद कर देना। तो इसने बोला है कि भाई मुंह बंद रखो। इसरो की रिपोर्ट के आने के बाद बोले जोशीमठ के मामले में आप बिल्कुल मुंह बंद रखें। सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ को बोला है कि जो सब्सिडेंस डेटा है, ये जो धंसने का जो डेटा है ना, इसको पब्लिक नहीं करो। तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? मेरे दिमाग में तो 2 चीज़ें आ रही हैं। अच्छी इसलिए हो सकती है कि भाई लोगों के अंदर पैनिक ना हो, लेकिन बुरी ये है कि पैनिक होने से बेटर है कि हमें चीज़ों का सही आंकड़ा मिल जाए और हम सही समय पर सावधान हो जाएं। इस पर अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इतनी सारे डिस्कशन करने के बाद अब हमें ये देखना होगा कि आगे क्या करना है। आगे हमें इन सब चीज़ों से क्या सीख लेनी है और हमें एज इंडिविजुअल क्या करना है, सरकारों को क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि टेकिंग लेसन फ्रॉम जोशीमठ, जब जोशीमठ का ये इंसिडेंट सामने आया तो स्टेट कैबिनेट ने कैरिंग कैपेसिटी सर्वे स्टार्ट करा दिया है बाकी सभी हिली टाउन्स का, जो कि हिल पर किसी ऊंचाई पर स्थित है। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कमिटेड तो है, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का प्लान दिया गया है एनटीपीसी के द्वारा, ताकि पोल्यूशन ना हो। लेकिन इस तरह की चीज़ें करने में क्या लगता है, अगर एक तरफ से हम कार्बन का एमिशन रोक के वो पूरी की पूरी सिटी को तबाह कर दे रहे हैं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट में कहाँ बुद्धिमानी है। हमें हिली एरियाज़ की रियलिटी को माइंड में रख के ही ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। कुछ लोगों के अपने अपने विचार आते हैं, न्यूज़पेपर से हमें एनालिसिस से, रिसर्च से जानने को मिला है। लोग ये कहते हैं कि इंडिया के जो हिल स्टेशन हैं इतने प्लीजेंट अभी बचे नहीं हैं, क्योंकि पहले जो हिल स्टेशन होते थे वो नेचुरल होते थे। आज की डेट में हिल स्टेशन का 60-70% पार्ट जो है वो मैन मेड हो चुका है, और वहाँ पर आपको गार्बेज, ट्रैफिक जैम, इस तरह की तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं इफ़ यू थिंक टू गो देयर प्लीज़ डू ए फेवर एंड डोंट गो। लोगों का एक ये भी सुझाव आ रहा है कि जैसे भूटान की अगर हम बात करें, भूटान का एग्जांपल लेते हैं, तो भूटान में वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए सरकार ने एक एनवायरनमेंट टैक्स नाम से टैक्स लेना स्टार्ट किया है। वो टैक्स उन सब लोगों से लिया जाएगा जो उस एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को इसी तरह से बना सकती है, जो उस एरिया में रहने वाले हैं या प्रवेश करने वाले हैं उन लोगों से उस चीज़ का एक एनवायरमेंटल टैक्स लिया जाए जो कि एनवायरनमेंट को इरोड कर रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो हमारे इंडिया में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनमें से हिली एरियाज़ में जो 10 से 12 गिने चुने हिली एरियाज़ हैं, इनमें पूरे इंडिया के सैलानियों को और फॉरेन के सैलानियों को एकोमोडेट कर पाना मुश्किल है। गर्मियाँ आते ही लोग भागने लगते हैं पहाड़ों की तरफ। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक मेगा प्लान लाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को अगर बढ़ावा देना ही है तो फिर उसके लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करें। तो साथियों, ये था आज का वीडियो, जो कि आज की बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट में बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
क्योंकि ये जानकारियाँ हम आप तक कई घंटों की मेहनत के बाद ला पाते हैं। तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।